वेलकम स्टूडेंट्स ऑन माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल नवीन सर क्लासेस। साथियों, आज हम लोग बायोलॉजी क्लास 2 पर बात करने वाले हैं, जिसमें हम लोग देखेंगे पोषण भाग 2। पोषण भाग 1 में हम लोगों ने न्यूट्रिशन के बारे में समझा था और कार्बोहाइड्रेट को हम लोग पढ़ रहे थे। आज हम लोग प्रोटीन, फैट, ट्रांस फैट, कोलेस्ट्रॉल वगैरह के बारे में समझेंगे। न्यूट्रिशन पार्ट 2 के बारे में हम लोग आज डिस्कशन करने वाले हैं। साथियों, यदि आप चाहते हैं हमारा समय बचे और हम मल्टीपल रिवीजन पर फोकस करें, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके आप अपना पूरा का पूरा पीडीएफ मंगा सकते हैं। लेकिन ध्यान में रहे, ये जो पूरा का पूरा पीडीएफ जाएगा, वो जैसे जैसे वीडियोस अपलोड होंगे वैसे वैसे ही आपको मिल पाएंगे। ठीक है, तो थोड़ा समय लग रहा है। एक बार पूरा पीडीएफ तैयार हो जाएगा फिर तो पूरा मिल जाएगा, लेकिन जैसे जैसे मैं पीडीएफ, जैसे जैसे मैं क्लास अपलोड कर रहा हूं, वैसे वैसे मैं पीडीएफ तैयार कर रहा हूं। तो यदि आप चाहते हैं कि अभी से हम पीडीएफ पढ़ते रहें, अभी से ही हमें नोट्स मिलते रहें, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके बिल्कुल मंगा सकते हैं। तो चलिए हम लोग अपने टॉपिक पर सीधा चलते हैं। साथियों, आज हम लोग प्रोटीन पर विशेष करके बात करेंगे, और प्रोटीन क्या होता है, और दूसरा फैट को देखेंगे। तो आपको मैं बता दूं, सबसे पहले यदि आपको प्रोटीन समझना है, तो पहली बात तो प्रोटीन के लिए फिंगर टिप पे ये याद कर लीजिए, ये बॉडी बिल्डिंग के लिए जरूरी है। बॉडी बिल्डिंग इसी से होता है। बॉडी बिल्डिंग का मतलब यहां ये नहीं है कि बाइसेप्स और ट्राइसेप्स बनाना, यानी कि शारीरिक निर्माण को फोकस करना, शारीरिक निर्माण पर फोकस करना। मतलब एक तरीके से ये प्रोटीन हमारे शारीरिक निर्माण, मेंटल भी ग्रोथ इसमें आ सकता है, मानसिक वृद्धि भी लिख सकते हो, लेकिन ये इसलिए है मानसिक वृद्धि क्योंकि शारीरिक वृद्धि हो रही है, तो उसके अंतर्गत मानसिक वृद्धि भी होगी। समझ रहे हैं? तो मेजरली तो इस किस लिए ये होता है, ये शारीरिक निर्माण के लिए होता है। दूसरा, प्रोटीन किस रूप में हमारे शरीर में मौजूद होता है साथियों? प्रोटीन हमारे शरीर में हार्मोन, एंजाइम, एंटीजन, एंटीबॉडी, इन सभी रूपों में होता है। तो जो प्रोटीन होता है हमारे शरीर में इन रूपों में होता है। हीमोग्लोबिन, ये सभी प्रोटीन के ही रूप हैं। प्रोटीन का सबसे छोटा टुकड़ा, अगर हम बात करें, जैसे का पूरे शरीर का सबसे छोटा टुकड़ा कोशिका होती है, सेल होती है, वैसे ही साथियों प्रोटीन का सबसे छोटा टुकड़ा अमीनो एसिड होता है। सबसे छोटा टुकड़ा अमीनो एसिड होता है। और अमीनो एसिड की टोटल संख्या साहब 20 होती है। इसमें दो टाइप के अमीनो एसिड होते हैं। एक को हम कहते हैं इसेंशियल, घबराइए नहीं, यही सारा मैटर इसमें लिखा हुआ है, इसमें सब कुछ इसमें आपको मिल जाएगा। ठीक है, अभी हम बात करेंगे जो लिखा हुआ मैटर है उस पर। इसेंशियल और नॉन इसेंशियल। नॉन इसेंशियल का मतलब समझते हो, कम महत्वपूर्ण। ये कम महत्वपूर्ण साथियों क्यों है? ये कम महत्वपूर्ण क्यों है, अगर हम देखें, तो जो इसेंशियल है ये महत्वपूर्ण है क्योंकि साहब इसे आउटसाइड से लेना होता है, बाहर से लेना होता है। ये कम महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि साहब ये शरीर में ही बनता है, शरीर में ही बनता है, शरीर में ही बनता है, बॉडी में ही सिंथेसाइज होता है। इनकी संख्या टोटल कितनी होती है? 11। और इनकी जो आउटसाइड से ले रहे हो आप, 9 होती है। अब ये तो आप समझ गए कि प्रोटीन किसके लिए जरूरी है? बॉडी बिल्डिंग, मानसिक वृद्धि और शारीरिक वृद्धि के लिए जरूरी है। हार्मोन, एंटीजन, एंजाइम, हीमोग्लोबिन, एंटीबॉडी, इन सब रूपों में प्रोटीन मौजूद होता है हमारे शरीर में। प्रोटीन का सबसे छोटा टुकड़ा साथियों अमीनो एसिड होता है। अमीनो एसिड 20 प्रकार के होते हैं। 20 प्रकार के अमीनो एसिड दो भागों में कैटेगराइज हैं: महत्वपूर्ण इसेंशियल, कम महत्वपूर्ण नॉन इसेंशियल। जो कम महत्वपूर्ण होते हैं वो शरीर में ही बनते हैं, इनकी संख्या टोटल 11 होती है। जो ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं इनकी संख्या 9 होती है। बात समझ में आया? तो चलिए हम लोग देखते हैं कि यहां पर तो हमने सारी चीजें आपसे डिस्कस कर दी। अब एक एक करके हम लोग बात करेंगे। देखिए,
यहां पर लिखा हुआ है प्रोटीन एक महत्वपूर्ण पोषक तत्व है जो हमारे शरीर के विकास और संशोधन के लिए आवश्यक होता है। यह शरीर में मांसपेशियों, कंठमूल, बालों, नाखूनों में पाया जाता है। जैसे मैंने आपसे कहा था केराटिन प्रोटीन, तो ये इसमें पाया जा रहा है। Is the essential nutrients that is necessary for the growth and repair of our body. It is found in muscles, bone, hair, nails and vital and various functions. मतलब एक तरीके से बहुत सारे कार्यों को ये करता है। दूसरा साथियों यहां पर देखेंगे और विभिन्न प्रकार की क्रियाओं के लिए उपयुक्त होता है। प्रोटीन हमारे खून, चमड़ी, हीमोग्लोबिन, एंजाइम के निर्माण में भी मदद करता है। तो यहां से तो क्वेश्चन नहीं बनेंगे, कारण ये है क्योंकि ये सब चीजें एक तरीके से भूमिका बनाती हैं कि हाँ ये यहाँ प्रोटीन जरूरी है। दूसरा, खाद्य पदार्थों में प्रोटीन अच्छी मात्रा में पाई जाती है। जैसे ये आप देख सकते हैं मांस, मछली, दूध उत्पाद, अंडे, दालें, मूंगफली, अलसी, दही इत्यादि। समझ रहे हैं? यहां पर मैंने इंग्लिश में लिख दिया है एग, लेंटिल्स, पीनट्स, फ्लेक्सीड और योगर्ट। प्रोटीन हमारे शरीर में ऊर्जा स्तर को भी बनाए रखते हैं, यानी कि एनर्जी। भैया कितनी एनर्जी मिलती है ये मैंने पिछली वीडियो में ही बताया था, 4.2 किलो कैलोरी, सॉरी किलो कैलोरी नहीं कैलोरी, 4.2 कैलोरी एनर्जी इनसे रिसीव होती है। समझ रहे हैं? वो कि फैट से भी सबसे मतलब फैट से 9.2 कैलोरी। फैट इसलिए नहीं खाते हैं क्योंकि वो आसानी से डाइजेस्ट नहीं होगा। बात समझ में? ये पाचकता नहीं है। प्रोटीन हमारे शरीर में ऊर्जा स्तर को भी बनाए रखते हैं, मदद करते हैं और या मांसपेशियों की मरम्मत प्रक्रिया में सहायता करते हैं। मेंटेन द एनर्जी लेवल एंड सपोर्ट द रिकवरी ऑफ द मसल्स। समझ गए? यहां तो इसमें कुछ विशेष समझने वाली बात नहीं है। एक स्वस्थ आहार में प्रोटीन का पर्याप्त करना बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि कार्बोहाइड्रेट के बाद प्रोटीन ही बैलेंस डाइट में लिए जाते हैं, क्योंकि हमारे शारीरिक मानसिक विकास में मदद करते हैं। प्रोटीन की कमी से शरीर को स्वास्थ्य संबंधी बीमारियां होती हैं, कमजोरी, ऊर्जा में कमी, बालों नाखूनों में कमजोरी। यहां देखिए मैं जैसे मान लीजिए एक लैंग्वेज बोल रहा हूं तो इसके सामने ही एक दूसरा लैंग्वेज चल रहा है इंग्लिश मीडियम में, तो ये आप इसको देखते रहिए। जैसे किसको बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है तो लैक ऑफ एनर्जी एंड ब्रिटल हेयर एंड नेल्स। समझ रहे हैं? इन सब के लिए है। प्रोटीन स्रोतों में शामिल करने संतुलित खाने में हमारे शरीर में आवश्यक पोषण प्रदान करता है, स्वस्थ जीवन जीने में मदद करता है। और साथियों कई प्रकार के प्रोटीन होते हैं, हर एक अपना महत्वपूर्ण कार्य होता है। निम्नलिखित में से कुछ प्रोटीन, अब देखो जो प्रोटीन के टाइप्स हैं यहां से कुछ क्वेश्चंस बनते हैं। अब जैसे कि पहला है साथियों स्ट्रक्चरल प्रोटीन। सबसे पहले स्ट्रक्चरल प्रोटीन। स्ट्रक्चरल प्रोटीन क्या है? दीज प्रोटीन हेल्प इन द बिल्डिंग स्ट्रक्चर इन रिजिड एंड वीक कंडीशन सच एज काइटिन इन इंसेक्ट, एक्सोस्केलेटन एंड स्पाइडर इन सेल। यानी कि प्रोटीन स्थूल और कमजोर परिस्थितियों में संरचनाओं के निर्माण करने में मदद करते हैं, जैसे कीटो स्केलेटन, यानी कि जिसे काइटिन बोलता है, कीटो की त्वचा। मैंने आपको शायद नहीं बताया है या बताया है कि सेल वॉल वैसे एनिमल में नहीं पाया जाता। सेल वॉल वैसे एनिमल में नहीं पाया जाता, लेकिन कुछ एनिमल हैं जैसे कॉकरोच वगैरह हुए, आर्थ्रोपोडा फाइलम है, इनके सेल के ऊपर सेल वॉल होता है साथियों, जो कि काइटिन का बना होता है। ये वर्ड जो यूज किया जा रहा है काइटिन, कहां गया कहां गया, काइटिन का बना होता है। बात समझ में आया? तो ये चीज ध्यान में रखना कि क्या होता है। अब हम आगे अगर बढ़े तो यहां पर देख सकते हैं एंजाइम प्रोटीन होते हैं। देखिए एंजाइम्स के रूप में पहली बात तो यहां पर आपने देख लिया स्ट्रक्चरल प्रोटीन क्या काम मेनली कर रहा है, कीटो के स्केलेटन वगैरह बनाने में, एक्सो स्केलेटन नाखून हेयर्स वगैरह के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। समझ रहे हैं? एंजाइम्स प्रोटीन होते हैं जो रासायनिक प्रक्रियाओं को नियंत्रित करने में मदद करते हैं, जैसे कि पाचन, ऊर्जा उत्पादन, उदाहरण के लिए पेप्सिन, लाइपेज वगैरह। यानी कि एंजाइम आर द प्रोटीन दैट रेगुलेट केमिकल प्रोसेस। सच में एंजाइम भी प्रोटीन होते हैं, मैंने अभी जस्ट बताया था। दैट रेगुलेट केमिकल प्रोसेस सच एज digestion and energy production. For example, pepsin, lipase are enzyme that aids to food digestion. बात समझ में आया? जो खाद्य पदार्थों के पाचन में मदद करते हैं। दूसरा हार्मोन्स है, ये भी मैंने बताया था। हार्मोन्स क्या काम करते हैं आगे चलकर एंडोक्राइन सिस्टम आएगा, अंतःस्रावी तंत्र आएगा, हार्मोन्स वगैरह के बारे में उसमें डिस्कशन करेंगे। बस यहां ये समझना है हार्मोन्स भी प्रोटीन होते हैं। तो क्या कह रहे हैं? प्रोटीन हार्मोन्स रेगुलेट वेरियस बॉडी फंक्शंस लाइक इंसुलिन रोल इन ग्लूकोज मैनेजमेंट एंड थायरोक्सिन रोल मेटाबॉलिज्म कंट्रोल। देखिए यहां दो हार्मोन के बेसिकली नाम लिए गए हैं। नंबर एक इंसुलिन हार्मोन, जैसे जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनको इंसुलिन दिया जाता है ताकि उनके अंदर के जो ब्लड का ग्लूकोज हो वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाए।
वैसे ही एंड थायरोक्सिन थायरोक्सिन जो थायराइड ग्लैंड से रिलीज होता है, वो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को बढ़ाता है, जिससे घेंघा वगैरह रोग होता है अगर इसकी कमी वगैरह हो जाए। ठीक है। तो थायरोक्सिन मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करना, मेटाबॉलिज्म में मतलब कोई चीज टूटना, कोई चीज बनना। दूसरा साथियों, इम्यून प्रोटीन की बात अगर हम करें, तो प्रोटीन, इम्यून प्रोटीन करें तो ये प्रोटीन शारीरिक रोग, शरीर की रोग प्रतिरोधक प्रक्रियाओं में सहायता करते हैं। मैंने आपको, हाँ, अगर आप लिखना चाहें तो एक वर्ड होता है इम्यूनोग्लोबिन। इम्यूनोग्लोबिन। तो साथियों इम्यूनोग्लोबिन अगर आप पढ़ लेते हैं, इम्यूनोग्लोबिन समझ रहे हैं कि नहीं? तो इम्यूनोग्लोबिन क्या करता है, ये भी एक तरीके से प्रोटीन है। और ये क्या काम करता है, शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, एंटीबॉडी, प्लाज्मा में जो एंटीबॉडी वगैरह होती हैं उनके निर्माण में बहुत बड़ा रोल अदा करता है। बात समझ में आया? तो दूसरा अगर हम बात करें, यहां तक तो समझ में आ गया। और रोगों के खिलाफ लड़ने में मदद करता है। स्ट्रक्चरल प्रोटीन की बात यहां की गई है। और दीज प्रोटीन स्टेब्लिश्ड द सेल्स। ठीक है, यहां पर अगर आप देखेंगे तो कितने टाइप की प्रोटीन हुई। यहां पर स्ट्रक्चरल प्रोटीन के बारे में बात की गई है, स्ट्रक्चरल प्रोटीन ऐसा ऐसा काम करते हैं। और दूसरा, ये जो स्ट्रक्चरल प्रोटीन है, ये भी स्ट्रक्चरल ही प्रोटीन है लेकिन वर्क के लिए, यानी कि इसको आप लिख सकते हैं स्ट्रक्चरल प्रोटीन पार्ट टू। यहां पर पार्ट टू, यानी कि ये भी स्ट्रक्चरल ही प्रोटीन है लेकिन दूसरा काम करते हैं। ये प्रोटीन सेल की संरचना और स्थिति को स्थापित करने में मदद करते हैं, जैसे कोलेजन त्वचा और केराटिन बालों के नाखून। वहां पर क्या था, मतलब स्ट्रक्चरल प्रोटीन दो चीजें बना रही हैं। एक तो एनिमल के सेल वॉल वगैरह के बारे में बात की है। ठीक है। यहां पर जबकि क्या है, प्रोटीन सेल की संरचना, मतलब सेल की संरचना स्थिति स्थापित करने में मदद करता है, जैसे कोलेजन, जैसे हम लोग की त्वचा की अगर बात करें। दूसरा, किराटिन बालों के नाखूनों वगैरह की बात करें, उसमें अलग चीजें हैं, उसमें काइटिन वगैरह की बात की गई है, उसमें इंसेक्ट्स के सेल वॉल के बारे में बात की गई है। लेकिन इसमें बात की गई है त्वचा में उपस्थित कोलेजन प्रोटीन, जो कि त्वचा में पाई जा रही है और बालों के नाखूनों वगैरह के लिए बेसिकली है। ठीक है। तो अगर हम आगे ऊपर वाला देखें तो यहां पर आपने समझ लिया, कोलेजन और त्वचा में उपस्थित कोलेजन को बढ़ाता है और बालों नाखूनों की वृद्धि में सहायता करता है। ठीक है, क्लियर? अगर हम ऊपर की ओर चलें, स्ट्रक्चरल प्रोटीन यहां भी है, पार्ट वन करके देखो। प्रोटीन स्थल कमजोर, मतलब यह प्रोटीन स्थूल और कमजोर परिस्थितियों में संरचनाओं के निर्माण में मदद करता है, जैसे कीटोस्केलेटन, स्पाइडर सिल्क, यानी कि दूसरे जंतुओं में। ये ह्यूमन में एक तरीके से वर्क नहीं, ये स्ट्रक्चरल प्रोटीन जो पार्ट वन है, ये साथियों कीटों वगैरह में, कीट वगैरह, इंसेक्ट वगैरह की जो सेल वॉल है, कुछ में सेल वॉल जो पाया जा रहा है, उनको बनाने में हेल्प करते हैं। स्पाइडर सिल्क मकड़ी के वीर श्रृंगार धागा वगैरह को बनाने में हेल्प करते हैं। तो संरचना का काम ये भी कर रहे हैं और संरचना का काम वो भी कर रहे हैं, लेकिन इसके लिए जो पार्ट टू वाला है, इसके लिए बेसिकली बस समझिए कोलेजन त्वचा के संगठक के लिए और बालों और नाखूनों की वृद्धि के लिए। ट्रांसपोर्ट प्रोटीन की बात करें, ये प्रोटीन सेल के मेम्ब्रेन पर स्थित होते हैं, सेल मेम्ब्रेन पर स्थित होते हैं और विभिन्न पदार्थों के लिए यातायात का कार्य करते हैं। प्रोटीन सेल मेम्ब्रेन, जैसे साथियों अगर कोई भी सेल है, बात समझ रहे हैं, तो सेल पर ही ये स्थित होते हैं, इसकी मेम्ब्रेन पर स्थित होते हैं। और ये क्या कह रहा है, प्रोटीन सेल की मेम्ब्रेन पर स्थित होते हैं और विभिन्न पदार्थों के लिए ये ट्रांसपोर्ट, कौन सा पदार्थ अंदर जाएगा कौन सा पदार्थ बाहर जाएगा, इसको काम करते हैं। यानी कि दीज प्रोटीन आर लोकेटेड ऑन सेल मेम्ब्रेन्स एंड फैसिलिटेट द ट्रांसपोर्ट ऑफ वेरियस सब्सटेंस सच एज, ये आप देख लिए, सच एज, अगर बात करें, ये पीडीएफ थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है। हाँ, जैसे हीमोग्लोबिन हुआ, समझ रहे हैं, ऑक्सीजन के परिवहन के लिए होता है, हमारे शरीर में जो ब्लड पाया जा रहा है वो इसीलिए उपस्थित होता है। ठीक, ब्लड है, उसमें हीमोग्लोबिन होता है ना,
तो हीमोग्लोबिन भी प्रोटीन है, लेकिन यह ट्रांसपोर्ट प्रोटीन के रूप में काम करता है। दूसरा, ये केवल कुछ पदार्थों के प्रोटीन प्रकार हैं, अनेक और भी प्रकार के प्रोटीन्स हो सकते हैं जो विभिन्न शारीरिक क्रियाओं में मदद करते हैं। यानी कि ये तो कुछ ही टाइप हैं, और भी टाइप हो सकते हैं। यहां पर देखिए, जो मैंने अभी आपको बताया, जो आपके एग्जाम में बहुत पूछा जाता है साथियों, प्रोटीन 20 प्रकार के अमीनो एसिड से मिलकर बनते हैं। इसमें 20 टाइप के अमीनो एसिड्स होते हैं, मिलकर बना होता है, जिससे 9 बहुत महत्वपूर्ण है और 11 कम महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये शरीर में ही बन जाते हैं। प्रोटीन आर फॉर्म्ड इन हेल्प 20 टाइप ऑफ, यहां पर आप देख सकते हैं 20 टाइप ऑफ अमीनो एसिड विच इज इन टू टाइप, इसेंशियल नॉन इसेंशियल, वही बात जो हमने की है। शाकाहार में देखा जाए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है साथियों। शाकाहार में देखा जाए, अगर यहां पर मैंने लिख दिया होगा, हाँ, बेस्ट वेज सोर्स की बात करें तो इसमें सोयाबीन बहुत महत्वपूर्ण है। सोयाबीन बेस्ट सोर्स है। जबकि वहीं अगर नॉन वेज की बात करें तो सबसे अच्छा स्रोत एग। तो आपने देख लिया सबसे अच्छा स्रोत कौन कौन से हैं, और मांसाहार यदि आप सेवन कर रहे हैं तो उसमें कौन सा है, और अगर शाकाहार सेवन कर रहे हैं तो उसमें कौन सा है। दूसरा, जबकि यहां मांसाहारी में अंडे की प्रोटीन अच्छा स्रोत बताया जाता है। यहां पर अगर आप देखेंगे वसा, एक तरीके से हमने ये बात सारी पूरी कर ली। तो देखिए, कई प्रकार के प्रोटीन होते हैं, ये मैंने बात किया, स्ट्रक्चरल प्रोटीन, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, समझ रहे हैं, और कोलेजन, वो हार्मोन प्रोटीन, एंजाइम प्रोटीन, ये मैंने मतलब एंजाइम प्रोटीन बेसिकली हैं, वो मैंने 4-5 प्रकार दिखा दिए। और भी कई टाइप के प्रोटीन हो सकते हैं, क्या क्या काम करते हैं ये आपने देख लिया, किससे मिलकर बने होते हैं ये भी देख लिया। अब साथियों, हम फैट पर बात करेंगे। तो यह वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल का बना होता है। वसीय अम्ल दो प्रकार के होते हैं, संतृप्त और असंतृप्त। साथियों, यहां फैट की अगर बात करें तो फैट फैटी एसिड और ग्लिसरॉल से मिलकर बना होता है। और यहां एक चीज मैंने नहीं लिखी है इंग्लिश में, ये चीज ध्यान में रखना, फैटी एसिड 2 टाइप के होते हैं। पीडीएफ में दूंगा तो उसमें लिख दूंगा, फैटी एसिड 2 टाइप के होते हैं। कैसे? सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। इसको असंतृप्त कहते हैं, इसको संतृप्त कहते हैं। खास बात कैसे पहचानने का तरीका क्या है, तो समझिए, कार्बन कार्बन के बीच साथियों अगर सिंगल बॉन्ड हो तो इसे सैचुरेटेड फैटी एसिड कहेंगे। अच्छा, ये बताओ, जब फैटी एसिड दो टाइप का हुआ तो फैट भी तो दो टाइप का होगा कि नहीं होगा, बताओ। फैट भी तो दो टाइप का होगा। तो सैचुरेटेड फैटी एसिड, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, डबल अथवा ट्रिपल बॉन्ड, डबल अथवा ट्रिपल बॉन्ड। तो सैचुरेटेड फैटी एसिड, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, कार्बन कार्बन के बीच में डबल अथवा ट्रिपल बॉन्ड। साथियों, अगर आपसे पूछा जाए कि इसे तोड़ना आसान है, तो हो सकता है आपके दिमाग में यह आए कि इसे तोड़ा जा सकता है, लेकिन आपको मैं बता दूं, इसमें सिग्मा बॉन्ड है। कौन सा बॉन्ड है? सिग्मा। तो सिग्मा बहुत ही मजबूत बॉन्ड होता है, केमिस्ट्री में आपको पढ़ाएंगे। और अनसैचुरेटेड बॉन्ड में ये देखिए, एक सिग्मा बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड, एक सिग्मा, दो पाई बॉन्ड है। पाई बॉन्ड जितना ज्यादा होगा वह उतना ही कमजोर बॉन्ड होगा। पाई बॉन्ड दीमक की तरह होता है, जो सिग्मा बॉन्ड को भी कमजोर करता है। तो सबसे ज्यादा वीक तो यही हुआ, उसके बाद स्ट्रांग ये हुआ, उसके बाद स्ट्रांग ये, मतलब उसके अगर देखा जाए तो सबसे वीक ये, उससे स्ट्रांग ये, और सबसे स्ट्रांग ये। यानी कि ये सबसे स्ट्रांग फैट होते हैं, स्ट्रांग फैट सबसे मजबूत होते हैं, और ये होते हैं कमजोर, वीक होते हैं साहब। तो किसे फूड में यूज करोगे? जो आसानी से पच जाए। तो साथियों, इसको आप किस में यूज करोगे? फूड में। इसका नोट्स बना लीजिएगा, ये ध्यान में रखिए। फूड्स, हालांकि मैं अभी लिखा हुआ दे दूंगा आपको, लेकिन फिर भी आप इसके नोट्स बना लीजिए, स्ट्रॉन्ग्स, ठीक है। और ये इंडस्ट्री में यूज किए जाते हैं, इंडस्ट्री, ठीक है, इंडस्ट्री में यूज किए जाते हैं। ये स्ट्रॉन्ग है, सॉप साबुन वगैरह बनाने में, प्लास्टिक वगैरह बनाने में। देखा जाए तो ये पहचान में कैसे आते हैं, इनको पहचानने का एक तरीका है, क्या? सैचुरेटेड बॉन्ड कमरे के तापमान पर, यानी कि खासकर ठंडियों में सॉलिड होते हैं। यानी कि रूम टेम्परेचर पर साथियों, रूम टेम्परेचर पर ये सॉलिड हो जाएंगे, ठोस हो जाएंगे। जबकि वहीं ये रूम टेम्परेचर पर
रूम टेम्परेचर पर लिक्विड अवस्था में रहते हैं। तो ध्यान दो, फैटी एसिड साथियों यदि दो तरीके का हुआ तो फैट भी दो तरीके का हो जाएगा। मैंने क्या बोला? सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, यानी कि संतृप्त, असंतृप्त। बात समझ में आया? कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच डबल अथवा ट्रिपल बॉन्ड, स्ट्रॉन्ग अमीनो एसिड, ये स्ट्रॉन्ग फैटी एसिड होते हैं, ये कमजोर होते हैं, ये इंडस्ट्री वगैरह में यूज किए जाते हैं फूड में। तो आपके जो धर्मशास्त्र हैं वो क्या बोलते हैं, आपको क्या खाना चाहिए जो आसानी से पच जाए, और वो क्या होते हैं? वेज सोर्स होते हैं, नॉन वेज सोर्स नहीं होते हैं। इसीलिए जितने असंतृप्त फैट होते हैं साथियों, इनका अगर सोर्स पूछोगे, अगर आप इनका स्रोत पूछ रहे हो, तो स्रोत क्या है भाई? पादप स्रोत है। क्या होगा? पादप स्रोत। अगर आप सैचुरेटेड का सोर्स पूछ रहे हो, तो साथियों जंतु स्रोत है। तो क्या जंतु स्रोत के फैट नहीं खाते? क्या जंतु स्रोत से यदि सैचुरेटेड प्राप्त होते हैं तो ये क्या इंडस्ट्री में यूज होता है, इसको हम लोग भोजन में नहीं यूज करते? तो आपको बता दें, भोजन में भी यूज करते हैं। लेकिन अगर हम कंपैरिजन करें असंतृप्त वाले से संतृप्त की, तो ये आसानी से पचेगा नहीं। जैसे मटन खा लो, चिकन खा लो, समझ रहे हैं? रात में सोगे, डाइजेशन खराब होगा। आप देखेंगे पेट सुबह तक बिल्कुल साफ नहीं होता, उसमें गैस की प्रॉब्लम बनी रहती है। समझ रहे हैं? तो जितने जंतु उत्पाद हैं, अब आप कहोगे मिल्क, मैं भी कहूंगा मिल्क, ये कौन सा वो है, प्रोडक्ट है? तो मैं कहूंगा इसमें कौन सा फैट पाया जाता है? तो मैं कहूंगा भैया इसमें सैचुरेटेड है, क्योंकि जंतु उत्पाद है ना, ये एनिमल सोर्सेज है। तो इसका जो फैट होगा, दूध का जो फैट की बात कर रहे हैं, दूध में कार्बोहाइड्रेट भी है, उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं। तो दूध में जो फैट है वो सैचुरेटेड है, और ये हमें अनसैचुरेटेड की तुलना में हमारा फायदा नहीं करेगा, नुकसान करेगा। घी उसी से बनाया जाता है, समझ रहे हो? तो वो आप अगर रोज पराठे आप घी में तल के खाइए, देखिए क्या असर होता है 3 से 4 दिन में। मतलब 3 से 4 दिन में क्या, महीने, 4 महीने में हार्ट पेशेंट बन जाएंगे। बात समझ में आ रहा है? तो यहां तुलना की जा रही, अच्छा बुरा किसके बारे में बात किया जाता है? तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। अब क्लास में केवल एक ही बच्चा हो तो मैं कहूं कि तुम अच्छे हो, तो इसका कोई लॉजिक नहीं बनता। आपको कहूं मैं एक क्लास में कोई एक लड़का हो, मैं उससे कहूं बेटा तुम क्लास में सबसे अच्छे हो, तो क्या ये बात लॉजिकल है? यहां तुलना की जाती है। भैया और भी बच्चे होते तो अगर मैं कहता हाँ आप क्लास में अच्छे हैं सबसे, तब तो ठीक भी है, अन्य से अच्छे हैं। तो बात यहां यह है, सैचुरेटेड उतना फायदेमंद नहीं है खाने में जितना अनसैचुरेटेड है साहब। क्योंकि ये आसानी से, हमारी बातों को बिल्कुल समझिए, एक एक वर्ड में लिख भी दिया हूं, क्योंकि इनके बॉन्ड कमजोर होते हैं, ये फूड में ज्यादा यूज किए जाते हैं, ये स्ट्रांग है, इंडस्ट्री में यूज किए जाते हैं, रूम टेम्परेचर पर खासकर ये सॉलिड होते हैं। पहचानने का यही तरीका, बटर ले आओ ठोस होगा, घी ले आओ खासकर ठंडियों में सॉलिड हो जाएगा। अब आपके दिमाग में एक और तेल चल रहा होगा, कोकोनट ऑयल, नारियल का तेल, सर ठंडियों में तो वो भी सॉलिड होता है। तो अभी रुक जाइए, थोड़ा पेशेंस रखिए, मैं उसके बारे में बात करूंगा अभी। बात समझ में आ रहा है? तो ये संतृप्त फैट, असंतृप्त फैट, ये सारी चीजें, कार्बन कार्बन के बीच डबल अथवा ट्रिपल बॉन्ड, कमजोर फूड, मतलब कमजोर होते हैं, फूड में यूज किया जाए, रूम टेम्परेचर पर सॉलिड। अब तुम्हें एक एक्सेप्शन बता दें, क्या एक्सेप्शन है? देखो, संतृप्त या सैचुरेटेड, सैचुरेटेड ये ज्यादातर हमें नुकसान करते हैं, क्योंकि कार्बन कार्बन के भी सिंगल बॉन्ड है। ज्यादातर कौन से उत्पाद होते हैं भाई? जंतु उत्पाद हैं, जंतु उत्पाद हैं साथियों, ये एनिमल प्रोडक्ट है, एनिमल प्रोडक्ट है, जंतु उत्पाद है। बात समझिएगा। लेकिन ये जंतु उत्पाद जरूर हैं, और इनको फूड में यूज नहीं करते। आप एक ऑयल का नाम सुने होंगे, कोकोनट या कॉड लीवर ऑयल, कॉड लीवर ऑयल। कॉड एक मछली होती है, उसके यकृत का तेल निकाला जाए तो कॉड लीवर ऑयल होता है। साथियों देखने में
ये सैचुरेटेड फैट लिखे, इसका जो फैट होगा वो सैचुरेटेड होगा। लेकिन आपको बता दें ये एक्सेप्शन है, अपवाद है। ये कैसा होता है? असंतृप्त होता है या आसानी से पच जाता है। तो संतृप्त का एक अपवाद याद रखिएगा, अपवाद है, अपवाद के लिए मैंने अलग से लिखा है कॉड लीवर ऑयल। ठीक है, तो क्या असंतृप्त का कोई अपवाद है? बिल्कुल एक्सेप्शन है भाई। अगर हम असंतृप्त की बात करें तो इसका एक अपवाद क्या है, इसका एक एक्सेप्शन क्या है साथियों? एक्सेप्शन क्या है? तो इसका एक्सेप्शन है असंतृप्त का कॉड मतलब कोकोनट ऑयल। अब देखो कोकोनट ऑयल, ये देखने में लगता है कि ये तो प्लांट प्रोडक्ट है, ये तो हमें पादप स्रोत से प्राप्त हो रहा है। लेकिन आपको मैं बता दूं, ये जो कोकोनट ऑयल है ये कैसा है? सैचुरेटेड है, ये आसानी से पचेगा नहीं, संतृप्त है। यही कारण है कि ये ठंडियों में सॉलिड हो जाता है। तो जितने सैचुरेटेड फैट होते हैं वो खासकर ठंडियों में ठोस हो जाते हैं, जबकि असंतृप्त अनसैचुरेटेड फैट ठंडियों में भी लिक्विड अवस्था में बने रहते हैं। तो उम्मीद है आपको यह समझ में आ गया, फैट फैटी एसिड और ग्लिसरॉल से मिलकर बना होता है। साफ फैटी एसिड दो तरीके के होते हैं तो फैट भी तो दो तरीके के हो जाएंगे। सैचुरेटेड सिंगल बॉन्ड से दिखाया जाता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, इंडस्ट्री वगैरह में यूज किया जाता है, खाने में कम यूज किया जाता है इसका, ज्यादातर इंडस्ट्री सॉप वगैरह बनाने में। देखिए लक्स वगैरह साबुन लेंगे तो वहां लिखा होता है, कोई भी साबुन लीजिए कपड़ा धोने वाला या कुछ भी, TFM, टोटल फैट मैटर। ये वैल्यू, इसका परसेंटेज जितना ज्यादा होगा TFM का 70-80%, समझो उसकी क्लीनिंग कैपेसिटी, उसकी सफाई करने की दर बहुत अच्छी है। बात समझ में है? वो बहुत अच्छे से सफाएगा। टोटल फैट मैटर, तो उसमें फैट कौन सा होता है? यही वाला फैट होता है लल्ला, यही वाला। बात समझ में आया? ये वाला प्लांट प्रोडक्ट से मिलता है जबकि ये वाला एनिमल प्रोडक्ट से होता है। हमारे लिए बेस्ट कौन सा होता है? एनिमल सॉरी प्लांट प्रोडक्ट। लेकिन इसका एक अपवाद है, कोकोनट ऑयल, जो कि दिखना चाहिए असंतृप्त में लेकिन दिखता है किसमें? संतृप्त में। बात समझ में आया? सैचुरेटेड में। अब संतृप्त का एक अपवाद कॉड लीवर ऑयल है साथियों, जो कि दिखना चाहिए सैचुरेटेड लेकिन होता क्या है? अनसैचुरेटेड। ये हमारे लिए अच्छा माना जाता है। तो उम्मीद है ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आई हो। तो हम आगे अभी बात करते हैं इसमें क्या बताया गया भाई। तो एक तरीके से अगर देखा जाए तो वसा आपने समझ लिया, ये खाद्य पदार्थ का एक प्रकार होता है जो हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करने में मदद करता है। वसा हमारे शरीर में कई कार्यों में सहायता करता है, जैसे कि ऊर्जा उत्पाद, मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के निर्माण, विटामिन अवशोषण, हार्मोन्स उत्पादन में। वसा दो प्रकार के होते हैं, देखो वही चीज, सैचुरेटेड, एकत्रित वसा, सैचुरेटेड। दिस टाइप ऑफ फैट इज ऑफन फाउंड एनिमल प्रोडक्ट लाइक बटर, lard, meat, dairy product consumes too much saturated fat can increases risk the heart related disease। देख लो यही, यानी कि यह अक्सर जानवरों उत्पाद जैसे घी, मक्खन, मांस, डेयरी उत्पादों में पाया जाता है। इस प्रकार की वसा अधिक सेवन करने से दिल के संबंधित बीमारियां हो जाती हैं। अनसैचुरेटेड फैट, दिस टाइप ऑफ फैट नेचुरली abundant and considered good for heart health. It includes monosaturated fats and mono unsaturated fats and polyunsaturated fat. Example includes olive oil, nuts, seeds and fatty acid. यह प्राकृतिक रूप से अधिक पाया जाता है और यह हार्ट स्वास्थ्य के लिए अच्छा माना जाता है। इसमें मोनो अनएकत्रित वसा अनसैचुरेटेड है, यहां असंतृप्त लिखना जरूरी था, अनएकत्रित लिख दिया गया है। वसा पॉली अनसैचुरेटेड यानी कि पॉली असंतृप्त वसा शामिल होते हैं, जैसे कि जैतून का तेल, नट्स, बीज, मांस के तैलीय, माछी, यानी कि एक तरीके से कुछ इसके अंतर्गत ठीक आ जाएंगे इसमें। सीड्स एंड फैटी फिश की बात की जा रही है, मांस के तैलीय मछली की बात की जा रही है। ठीक है, मुख्य रूप से हमें अच्छी गुणवत्ता की वसा को मात्रा में और संतुलित तरीके से लेना चाहिए। इसके लिए ट्रांस वसा और अधिक सेवन करने वाले एकत्रित वसा से बचने के लिए प्रसंस्कृत खाद्यों से बचना चाहिए। 1 मिनट।
यहां पर एक बात की जा रही है, देखिए यहां पर समझिएगा, ये सारा पीडीएफ उसी के बारे में बात किया जा रहा है। देखिए, देखा जाए तो एक होता है ट्रांस वसा, ट्रांस फैट, और एक होता है ये देखिए कोलेस्ट्रॉल वगैरह के बारे में। ट्रांस वसा क्या चीज होती है साथियों? देखिए, जो हमारे अनसैचुरेटेड फैट है, असंतृप्त वसा है, जब उसका हाइड्रोजनीकरण करके, भाई कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होगा, जब उसका हाइड्रोजनीकरण करके है, हाइड्रोजनेशन बोलते हैं इसको, करके सैचुरेटेड में बदला जाता है, सैचुरेटेड, संतृप्त में बदला जाता है, संतृप्त वसा में बदला जाता है, तो उसे हम कहते हैं ट्रांसफैट, ट्रांसफर कर दिया। तो सर ये तो अच्छा था, फिर इसको इसमें क्यों ट्रांसफर कर दिया? बेटे इसके तीन कारण हैं। नंबर एक, ऐसा कर देने से उसकी लाइफ बढ़ जाती है, तेल की लाइफ बढ़ जाती है। दो बार नहीं, चार बार नहीं, पांच बार भी पकौड़े तलो, फ्राई करो, तो तेल खराब नहीं होगा। और उसके जो मतलब जो तेल में, उस तेल में, ट्रांस फैट में जो भी चीज बनाए जाएंगे वो लंबे समय तक टिके रहेंगे। नहीं तो घी का भी लड्डू ले लो, और वहीं पर कोई नॉर्मल सनफ्लावर के लड्डू ले लो, या फिर कोई भी नॉर्मल वनस्पति तेल कोई ले लो, कोई भी सरसों के तेल में लड्डू, तो वो सरसों वाला तेल वाला ज्यादा समय तक चलेगा बजाय घी वाले से। समझ रहे हैं? तो लाइफ बढ़ जाती है। दूसरा, टेस्ट। टेस्ट मतलब एक तरीके से स्वाद के लिए अच्छा माना जाता है, स्वाद अच्छा रहेगा, लाइफ बढ़ेगी, टेस्ट बढ़ेगा। और साथियों, चीपेस्ट है। चीपेस्ट मतलब समझते हो? सस्ता है साहब, सस्ता है। तो सस्ता है, लाइफ बढ़ जाती है, स्वाद अच्छा आता है। तो तीन कारणों से, ये तीन कारण, चीप मतलब सस्ता है, उसकी लाइफ बढ़ गई है, और टेस्ट में अच्छा है, इन तीन कारणों से अनसैचुरेटेड को सैचुरेटेड में बदला जाता है। लेकिन साथियों, ये ट्रांस वसा हमारे हार्ट के लिए बहुत ही ज्यादा घातक है। ये जो हमारी नलियां होती हैं साथियों, इसको चोक कर देता है। चोक मतलब भैया इसमें ये जाके जमा होने लगता है। डालडा का नाम सुने हो ना? ये एक तरीके से ट्रांस फैट है, इसमें जाके इसके यहां पर जमना चालू कर देगा। और अगर जमना चालू कर दिया और बैड कोलेस्ट्रॉल बनाने लगा, अभी बात करेंगे कोलेस्ट्रॉल, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल बनाने लगता है जाके, और ये जाके जमने लगता है, तो जो हमारे उसमें चलने वाले ब्लड नली है, मतलब नलिका में जो चल रही है हमारी रक्त, वो रक्त के चलने के लिए रास्ता कम पड़ जाएगा। और जैसे मान लो कोई मोटर चल रहा हो, और जहां से पाइप से पानी निकल रहा हो आप उसे बंद कर दीजिए, तो मोटर पर दबाव आने लगेगा। ऐसे हार्ट फेल हो सकता है, हार्ट अटैक आ सकता है। बात समझ में है? तो ये ट्रांस वसा होती है। हमारे यहाँ एक संस्था है साथियों, फसाई, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ द इंडिया। ये लगातार इसके गाइडलाइन आते हैं कि भोजन में, कुरकुरे में या नमकीन में, चिप्स में आप ट्रांस वसा को कम करिए, बेसन वगैरह में ट्रांस फैट को कम करिए। तो ट्रांस फैट को कम करना बहुत जरूरी है। ये कोलेस्ट्रॉल को ही बढ़ाता है, बैड कोलेस्ट्रॉल। जो बाहर गोलू पप्पू की दुकानें होती हैं और बढ़िया पकौड़ा तल रहे होते हैं, वो उसी पे हैं, ट्रांस फैट पे ही तलाई भुनाई हो रही है, जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक है। इससे अवेयर रहिए, बहुत ही अवेयर रहिए। आपको 25 से 30, ये समझिए 30 से 40 वर्ष तक कोई इम्पैक्ट दिखाई नहीं देगा, लेकिन 40 के बाद जो माजरा सामने आएगा वो फिर बहुत ही भयानक होता है। ये तो मैंने अपने फैमिली वगैरह में बहुत देखे हैं। तो इससे बचिए। साथ में साथियों, अब हम एक और बात करेंगे यहां पर, कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल क्या होता है भाई? यहां पर सारी बातें मैंने लिख दी हैं साथियों। ये वैक्सी फैट लाइक सब्सटेंस होता है, यानी कि इसका जो कलर होता है लाइट येलो होता है, लाइट येलो, ये हल्का पीला होता है, लाइट येलो कलर होता है। और बात ये है साथियों, अगर ये कोलेस्ट्रॉल ये क्या करता है,
ये हमारे शरीर में दो प्रकार के वैसे कोलेस्ट्रॉल होते हैं। एक को एलडीएल बोलते हैं, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। और दूसरा साथियों एचडीएल होता है, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। जो लो डेंसिटी हाइपोप्रोटीन है साथियों, ये हमारे लिए बैड है, ये बैड कोलेस्ट्रॉल है साहब। और ये हमारे लिए गुड होता है, अच्छा कोलेस्ट्रॉल होता है, गुड कोलेस्ट्रॉल है। हिंदी मीडियम बिल्कुल परेशान न होइएगा, पूरे के पूरे नोट्स अभी आपको दिखाएंगे कहां कहां ये सारी चीजें लिखी हैं, सब कुछ मैंने आपको नोट के रूप में प्रोवाइड किया है। ये साथियों जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, ध्यान दो, बैड कोलेस्ट्रॉल एलडीएल लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, एचडीएल हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, गुड कोलेस्ट्रॉल, ये क्या है? तो इनकी संख्या साथियों हमारे ब्लड में कितनी होनी चाहिए, हमारे शरीर में 100 से 130 मिलीग्राम पर डीएल, एक डेसीलीटर ब्लड में इतनी मात्रा बनी रहनी चाहिए। जो गुड कोलेस्ट्रॉल है ये कितना होना चाहिए? तो 55 से 60 मिलीग्राम। अब ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो सकता है ये आंकड़ा, बहुत ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा, 19-20 का ही अंतर होगा। 55 से 60 मिलीग्राम पर डीएल होना चाहिए। फीमेल में थोड़ा कम हो, मेल में ज्यादा हो। तो 100 से 130 मिलीग्राम पर डीएल ये बैड कोलेस्ट्रॉल है। क्यों? क्योंकि ये साहब बॉडी में बन जाता है, समझ रहे, ये बॉडी में ही बनता है। बहुत सारी कोशिकाओं के सेल मेम्ब्रेन, समझ रहे हैं, बहुत सारे हार्मोन्स, समझ रहे हैं, ये इन्हीं से बने होते हैं, पहले से ही बने होते हैं। तो सर इसे बैड क्यों कहे? क्योंकि जैसे ग्लास में पूरा पानी भरा और आप इसमें और पानी डालेंगे तो ग्लास के लिए अच्छा नहीं है। ग्लास कहेगा ये पानी हमारे लिए बैड है, कि हम भरे हुए हैं पहले से पानी से, यार क्यों हमें जरूरत है? तो शरीर एलडीएल से फुलफिल है, अब इसे नहीं चाहिए एलडीएल, समझ रहे हो? और जो आपका सैचुरेटेड फैट होता है, मीट मांस मटन चिकन, एलडीएल को बढ़ाता है। और ये फैटी लीवर, समझ रहे हैं, हार्ट डिजीज, कोरोनरी ब्लॉकेज, ये सारे काम करेगा बैड कोलेस्ट्रॉल। समझ रहे, घी बहुत लपेट के खा रहे हैं तो परिणाम बहुत खराब निकल के आएगा। हाँ, आप वर्कआउट करिए, बहुत ज्यादा वर्कआउट, आपको एक चम्मच घी पचाने के लिए 5 किलोमीटर रनिंग करना पड़ेगा, सही से देखा जाए। अब वो आप कर नहीं रहे हो, समझ रहे? गुड कोलेस्ट्रॉल, गुड कोलेस्ट्रॉल आपको जरूरत है, आप अगर लेते हैं बाहर से तो वो थोड़ा बैड कोलेस्ट्रॉल से अच्छा माना जाता है, ये नहीं बहुत अच्छा माना जाता है, बैड कोलेस्ट्रॉल से अच्छा माना जाता है। तो जितने अनसैचुरेटेड ले रहे हैं, वनस्पतियों के द्वारा जो मतलब फैट मिल रहा है, अगर जैसे केला आप खाते हो, ये भी तो फैट, इसमें भी फैट है, लेकिन ये बैड कोलेस्ट्रॉल नहीं, एचडीएल को बढ़ाएगा। तो जितने साहब अनसैचुरेटेड हैं, असंतृप्त वाले, वो एचडीएल को बढ़ाते हैं, वो नुकसान नहीं करते, बहुत बहुत नहीं करते। बैड कोलेस्ट्रॉल, ट्रांस फैट खा रहे हो खूब दबा के, नमकीन पा जा रहे हो तो मुट्ठी भर खा ही जा रहे हो, तो ये एलडीएल को बढ़ाएगा, समझ रहे हैं? मात्रा कितनी होती है ये मैंने लिख दिया। अब आपको दिखा दें, ये सारी चीजें मैंने यहां, कोलेस्ट्रॉल एक वैक्सीस पदार्थ है, आपके शरीर में कोशिकाओं में पाया जाता है। और ये क्या कहां कहां पर होता है? ये दो प्रमुख होते हैं। लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन आमतौर पर बुरा कोलेस्ट्रॉल के रूप में जाना जाता है, बैड कोलेस्ट्रॉल इसे कहते हैं। जैसे धमनियों की कठोरीकरण, धमनियों कठोर संकीर्ण हो जाती हैं, हृदय रोग वृद्धि हो जाती है, देख लीजिए। हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, तो वही ये अच्छा कोलेस्ट्रॉल है, कोलेस्ट्रॉल को हटाने में मदद करती हैं। आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल का स्तर संतुलन बनाए रखने का महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, समझ रहे हैं? कोलेस्ट्रॉल की मात्रा आपके शरीर में एक नियमित मात्रा बनी रहनी चाहिए, इनकी बात किया जा रहा है। यहां मैं ट्रांस फैट की बात कर दिया है। ट्रांस वसा कैसे बनाई जाती है? हाइड्रोजिनेशन की प्रक्रिया से बनाई जाती है। और जो इसमें याद करने वाला है वो मैंने उसमें बता दिया, मतलब इसके जो एकदम
तर्क फीचर्स थे वो मैंने यहां डिस्कस कर दिए। हृदय की समस्याओं को योगदान देता है। तो एक तरीके से आपने ये समझ लिया कि किस तरीके से इनका क्या फिनोमेना है। तो साथियों, आज की क्लास में ये सारी चीजें आपने देख ली। अब एक और चीज है जिसको आप ध्यान दीजिए, बॉडी मास इंडेक्स। क्या होता है? शारीरिक भार सूचकांक। आपका जो भी वेट है, केजी में उसे ले लीजिए। जो भी लंबाई है उसको मीटर स्क्वायर में माप लीजिए। वेट को केजी में माप लीजिए। लेंथ को मीटर स्क्वायर में माप लीजिए। तो वेट अपॉन लेंथ मीटर स्क्वायर में जो वैल्यू निकल के आएगी, वेट यानी कि शारीरिक भार को केजी में नापिए, लेंथ मीटर स्क्वायर में मापिए, जो भी वैल्यू निकल के आएगी, यदि वैल्यू 18 से, एक तरीके से 18 से कम आ रहा है, 18 से कम, 18 से 25, 25 से 30 और साथियों 30 से एबव। तो अगर 18 से कम है तो आप अंडर वेट हैं, 18 से 25 हैं तो आप हेल्दी हैं। मतलब 18 से 25 आप नॉर्मल, आप कहिए। 25 से 30 की बात करें तो आप ओवरवेट हैं, ओवरवेट हैं। अब संकेत मिलने लगा, जल्दी से आप वेट को कम करिए। ओवरवेट 25 से 30 अगर वैल्यू आ रही है, और अगर कहीं 30 से जाता है, 30 से ज्यादा है, तो आप ओबेसिटी के शिकार हैं, तो आप मोटापे के शिकार हैं। अब आप अपना देख लीजिए कि आप मोटापे के शिकार हैं। इसकी वैल्यू 18 से 25 के बीच में होनी चाहिए, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो। वेट को केजी में नापिए, लेंथ को चाहे इंच में हो सेंटीमीटर में हो उसको मीटर में कन्वर्ट करके मीटर स्क्वायर करके भाग दे दीजिए। जो वैल्यू निकल के आएगी उसे हम कहते हैं बॉडी मास इंडेक्स, शारीरिक भार सूचकांक। तो आज की क्लास में हमने प्रोटीन सीख लिया, फैट सीख लिया, बॉडी मास इंडेक्स सीख लिया। अगली क्लास में हम विटामिन पे बात करेंगे, यानी कि वो पोषण की क्लास 3rd होगी। थैंक यू क्लास। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद। प्लीज कम से कम सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करिए। यदि आप फायदा हो रहा है, लग रहा है कि हाँ इससे हम कंटेंट उठा रहे हैं, तो थोड़ा सा योगदान करके अगर लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, शेयर भी कर दिया करिए,